हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे अपना साइंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पे, जेके एसएसपी अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के लिए। तो आज हमारा ये 7वां लेक्चर है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। गाइस, आप इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। चलो हम देखते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। एनी सिस्टम विच इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग यूजफुल एनर्जी इन अ convenient form, steady rate over a long period of time is called source of energy। इसका कहने का क्या मतलब है कि वो सिस्टम जो कैपेबल हो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम उसे कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी, अब इसको क्लासिफिकेशन देखते हैं कौन कौन सी है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड एज, सबसे पहले रिन्यूएबल source of energy। These are the source of energy which are being produced continuously in nature। ये हम मतलब इससे कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस कर सकते हैं हम नेचर से, तो उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इनएग्जॉस्टेबल होती हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। अब सोलर एनर्जी कभी ख़त्म तो हो नहीं सकती, विंड एनर्जी भी कभी ख़त्म नहीं हो सकती और हाइड्रो एनर्जी भी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा 78% हमारे अर्थ पे वाटर ही है। और बायोफ्यूल जैसे वुड हो गया, बायोगैस हो गया और अल्कोहल हो गया। हाइड्रोजन एनर्जी हो गया फ्रॉम ओशियन, टाइडल एनर्जी, सी वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, ये सब हैं, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसकी एडवांटेजेस देखते हैं। ये दीज सोर्सेज विल लास्ट एज लॉन्ग एज अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। देख लो, जैसे अब जो सन एनर्जी है हम वो तो लेते ही रहेंगे जब तक हमारी अर्थ है या जब तक सन है। दीज सोर्सेज आर फ्रीली अवेलेबल इन नेचर, ये फ्रीली अवेलेबल हैं, हमें इसके लिए कुछ पैसा तो नहीं ना देना पड़ता। दीज सोर्सेज डू नॉट काज एनी पोल्यूशन, और इनसे कोई पोल्यूशन भी नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है? दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव एक्यूमुलेटेड इन नेचर ओवर अ लॉन्ग टाइम एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड। इसका कहने का क्या मतलब है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं जो हम दोबारा, मतलब एक बार ख़त्म हो गई तो उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे दिस सोर्स ऑफ एनर्जी विल बी एग्जॉस्टेड वन डे, मतलब ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये मतलब लिमिटेड हैं अर्थ के अंदर, हम इनको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ये उतने ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे फ्यूजनेबल मटेरियल हो गया, दीज आर आल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इन्हें हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उन्हें हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की डिसएडवांटेज देखते हैं। ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव यूज द सोर्स ऑफ दिस सोर्सेज आर डिप्लीटिंग फास्टली। वही जैसे मैंने कहा कि हम पेट्रोल डीजल वगैरह हम यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो उतना ही जल्दी डिप्लीट हो जाएंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्कवर एंड एक्सप्लॉयट न्यू डिपॉजिट ऑफ दिस रिसोर्सेज। अब हमें इन, मतलब जैसे कोल पेट्रोलियम है, अभी तो हमें मिल रहे हैं, बाद में इनको डिस्कवर करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दीज सोर्सेज आर मेजर कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आपको पता है गाड़ियाँ चलती हैं, धुआं निकलता है, इससे पोल्यूशन फैलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर जाती है, इससे बहुत बड़े कॉज होते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, ग्रीन हाउस गैसेज वो इफेक्ट पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अभी लेटेस्ट देखा आपने उत्तराखंड में हमारा जो ग्लेशियर पिघला, उसकी वजह से कितना डिजास्टर इफेक्ट पड़ा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, फ्यूल। फ्यूल इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर डिफरेंट हाउस होल्ड एंड कमर्शियल पर्पस। हम ये फ्यूल जो एनर्जी है हमें इसको अपने हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं या फिर हम इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं।
जैसे हो गया हमारा कोल हो गया, एलपीजी हो गया, बायोगैस हो गया और सीएनजी हो गया। अब इसके फीचर क्या हैं? इनकी हाई क्लोरोफिक वैल्यू होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिक वैल्यू क्या होती है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स क्लोरोफिक वैल्यू। मतलब अमाउंट ऑफ हीट जो हम प्रोड्यूस करते हैं बाय यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम, हम उसे क्लोरोफिक वैल्यू कहते हैं। it should proper ignition it should have proper ignition temperature so that it can burn easily। इसका proper ignition temperature होता है, ये easily burn होता है। it should not produce harmful gases during combustion, ये combustion के time harmful gases नहीं produce करते। फिर next, it should be cheap, ये cheap होते हैं, in cost easily available होते हैं और plenty में available होते हैं। it should be easily handle, इनको easily handle किया जा सकता है। convenient to store, स्टोरेज के लिए आसानी होती है। एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम इसको एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इट शुड नॉट बी वैल्यूएबल टू एनी अदर पर्पस देन एज फ्यूल, ये और किसी पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकता सिवाय फ्यूल के। ठीक है। इट शुड बर्न स्मूथली, ये स्मूथली बर्न होता है। एंड शुड नॉट लीव मच रेजिड्यू आफ्टर इस कम्बस्शन, जब ये कम्बस्शन होता है मतलब रेजिड्यू नहीं छोड़ता। जैसे हम अगर वुड जलाएंगे तो उसकी ऐश बचेगी, अगर हम पेट्रोल जलाएंगे उसका तो कुछ रेजिड्यू नहीं ना बचता। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ देखिए, द टेम्परेचर एट विच फ्यूल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एनर्जी, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले आता है फॉसिल फ्यूल। द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल विच गॉट buried deep inside the earth millions of years ago and emerged into the excess of heat, high pressure inside the earth called fossil fuel। अब देखो प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या था, बहुत सारे पेड़ पौधे जानवर जो कि ज़मीन के अंदर दब गए और ड्यू टू हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो मतलब नीचे जो वो मतलब एज अ फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। हम उनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द फॉसिल फ्यूल आर नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। अगर हम इनको एक बार यूज़ कर लेंगे ये दोबारा मतलब जल्दी डिप्लीट हो जाएंगे और दोबारा हमें मिलेंगे नहीं। एंड वंस यूज टू बी एंड यूज कैन नॉट बी, वही मैंने आपको बताया कि ये रिन्यू नहीं हो सकते। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉजेज एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता है। द फ्यूल रिजर्व इन द अर्थ आर लिमिटेड, जैसे मैंने बताया एग्जॉस्ट हो जाएगा जल्दी। बर्निंग फॉसिल फ्यूल रिलीज एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं, इसी की वजह से एसिड रेन होती है। ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ऑन द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। फ्यूल फॉसिल फ्यूल बर्न कम्प्लीटली, दे लीव एशेज आफ्टर बर्निंग। अब जैसे वुड को हम जलाएंगे तो वो एशेज रेजिड्यू देगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट फ्यूल इज बर्नड एंड प्रोड्यूस हीट एनर्जी। अब फ्यूल हम बर्न करते हैं और वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फिर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाद में वो उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल आर बर्नड एवरी डे, लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल जलता है हर रोज़ पावर स्टेशन में और हीट करते हैं उसको वाटर से, वाटर को हीट करते हैं और उससे स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। और स्टीम, वो स्टीम क्या करती है, टरबाइन को चलाती है और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट देन ट्रांसपोर्टिंग कोल एंड पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। अब देखो हम इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू कोल और फ्यूल जो हम ट्रांसफ़र करते हैं। देयरफॉर मैनी थर्मल पावर प्लांट आर सेट अप नियर कोल एंड ऑयल फील्ड। आपने देखा होगा मैक्सिमम जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो कोयल फील्ड या ऑयल फील्ड के पास ही होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से फ्यूल ले जाने में मतलब ऐसे तकलीफ़ ना हो, मतलब दिक्कत ना हो, इसलिए वो पास में ही लगाते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? द पावर प्लांट कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बाय वर्च्यू ऑफ इस पोजीशन, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। देखो हम डैम में हाइट पे होता है जो पानी हम स्टोर करते हैं, वो क्या पोजेस करता है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो हाइट पे होता है। हाइट पे होता है, जब डैम से हम पानी को नीचे छोड़ते हैं तब वो क्या होता है? वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वो पानी अब मोशन में हो गया।
मोशन में हो गया, वो उसी मोशन में वो जब टरबाइन पे गिरता है और वो टरबाइन मूव करती है, और वो क्या कन्वर्ट करती है, काइनेटिक एनर्जी को आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। देखो पहले पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, और फिर बाद में हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो जब बाद में हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। फिर आगे क्या होता है, सिंस देयर आर वेरी few waterfall which could be used as source of potential energy, hydropower plant are associated with dam, electricity produced by hydropower plant is called hydroelectricity। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब ये प्रिंसिपल, ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये देखो जैसे डैम हो गया, यहाँ पे वाटर स्टोर किया हुआ था, और इसमें तब थी पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद क्या हुआ, जब इस वाटर को नीचे छोड़ा गया तो ये कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, और इससे हमारी टरबाइन मूव हुई। टरबाइन ने इस काइनेटिक एनर्जी को बाद में कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इससे फिर बाद में डायनामो लगे होते हैं, और ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और बाद में ये हमें सप्लाई होती है घर घर। अब यहाँ पे एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये एनवायरनमेंट पोल्यूशन इससे नहीं काज होता। ये क्या होता है, जब मूविंग वाटर नीडेड फॉर द पर्पस इज अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर अवेलेबल होता है। वाटर इज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एग्जॉस्ट नहीं होता। ईच टाइम रेन रिजर्वायर एंड डैम गेट फिल्ड हो जाते हैं बारिश की वजह से। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम रिवर हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड एंड ऑल्सो इन इरीगेशन, ये हेल्पफुल होते हैं फ्लड कंट्रोल के लिए और इरीगेशन के लिए। अब नेक्स्ट, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल डैमेज होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैबिटेट सबमर्ज वाटर में हो जाते हैं। ये डिक्रीज करता है फर्टिलिटी साइल की डाउनस्ट्रीम एरिया में, और इफेक्ट करता है क्रॉप को। डैम कंस्ट्रक्ट डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस, प्रेफरेबली इन हिली टेरेंस। ये डैम जो बनते हैं सिर्फ हिली टेरेंस पे बनते हैं। द वेजिटेशन गेट सबमर्ज अंडर एनरोबिक कंडीशन, गिव राइज टू लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन विच इज़ ग्रीन हाउस गैस। अब देखो जो प्लांट होते हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं उस वाटर के अंदर जो हमने स्टोर किया होता है, और वो क्या होते हैं, वहाँ एनारोबिक प्रोसेस होता है, और वो प्लांट मतलब वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और उससे मीथेन गैस निकलती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। इंक्रीज ये इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस पीपल। अब देखो हमें डैम बनाने के लिए कुछ लोगों को मतलब पीछे करना पड़ता है उस जगह से, वहाँ से रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब ड्यू टू डिसएडवांटेजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम आर अपोज्ड, यही सब डिसएडवांटेजेस की वजह से कुछ जगह पे डैम के कंस्ट्रक्शन के में मतलब बाधा खड़ी हुई। जैसे टैरी डैम प्रोजेक्ट हो गया उत्तराखंड में, और रिवर गंगा पे, सरदार सरोवर रिवर नर्मदा पे। अब नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इम्प्रूवमेंट क्या हुई टेक्नोलॉजी में, जो हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, बायोमास। द वेस्ट मटेरियल ऑफ लिविंग थिंग कैटल डंक्स एंड डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कॉल्ड बायोमास। इसे हम बायोमास कहते हैं। वुड कॉपर रेजिड्यू डेसेज residue of sugar cane extracting use cow dung cakes fuels domestic as well as industrial uses biomass is also utilized to generate electricity। मतलब इन वेस्टेज से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। द एनर्जी obtained from biomass is called बायोएनर्जी। जो हम बायोमास से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे हम बायो एनर्जी कहते हैं। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मेथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बायोगैस इन गैसेस का मिक्सचर होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड by the decomposition of animal waste like animal dung and plant waste in the absence of air। हम इनको क्या करते हैं, इन एनिमल वेस्ट को जैसे को डंग हो गया, प्लांट वेस्ट को, हम इनको डिकम्पोज करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के एब्सेंस में इनको डिकम्पोज करते हैं। सच डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एब्सेंस ऑफ एयर उसे हम कहते हैं एनारोबिक डिग्रेडेशन। एनारोबिक डिग्रेडेशन उसे कहते हैं। सिंस द स्टार्टिंग मटेरियल इज मेनली कोडांग, हम जो मतलब हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो कोडांग ही यूज़ करते हैं। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज गोबर गैस, हम उसके गोबर गैस कहते हैं। अब गोबर गैस क्या होता है हम आपको बताते हैं। देखो सेटअप विच इज़ प्रोड्यूस बाय बायोगैस इज नोन एज बायोगैस प्लांट। जो हम सेटअप लगाते हैं बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए उसे हम बायोगैस प्लांट कहते हैं।
द प्लांट हैज़ डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, बिल्ट विद ब्रिक, जैसे ये नीचे दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है आप देख सकते हैं। हाँ, बाद में देखते हैं इसको। पहले होता क्या है, ये दो टाइप के बायोगैस प्लांट होते हैं। एक होता है फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस गैस प्लांट, और फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है देखो, इसमें एक मिक्सिंग टैंक होता है ये वाला। इसमें क्या करते हैं, वो कॉर्डंग को मिक्स करके वेल प्रिपेयर करके इस यहाँ पे डाल दिया जाता है, और यहाँ पे होता है इनलेट चैम्बर। यहाँ से ये अंदर जाता है, और यहाँ पे एयर नहीं होती, एब्सेंस ऑफ एयर होता है, और यहाँ पे एनारोबिक प्रोसेस चलता है, और यहाँ से हम गैस रिलीज होती है, और ये हम यूज़ करते हैं यहाँ गैस। और जो एक्स्ट्रा रेजिड्यू होता है ये होता है डाइजेस्ट, ये इसको कहते हैं हम डाइजेस्टर टैंक। और यहाँ से जो होता है ये होता है गैस टैंक, ये होता है गैस टैंक। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस। एडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी, ये विदाउट स्मोक होता है, सो लेस पोल्यूशन होता है इससे, क्लोरोफिक वैल्यू हाई होती है, कन्वीनियंट टू यूज़ होता है ये, एंड लीव नो रेजिड्यू, रेजिड्यू नहीं छोड़ता। द स्लरी लेफ्ट बिहाइंड द डाइजेस्टर इज़ अ गुड मैन्योर, जो स्लरी में कुछ बचा होता है वो मतलब हम खाद के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत काम की चीज़ होती है। द लार्ज स्केल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ बायो वेस्ट एंड सीवेज मटेरियल प्रोवाइड अ सेफ एफिशिएंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बिसाइड इन सप्लाई एनर्जी एंड मैन्योर, मतलब डिस्पोजल इसका करना बहुत आसान होता है। यूजेस ऑफ बायोगैस क्या करते हैं, कुकिंग गैस के लिए हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, इंजन को रन करने के यूज़ करते हैं, पंपिंग सेट में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट, विंड एनर्जी। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, एज मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेसिस कनेटिंग एनर्जी। कोई भी मोशन, मैंने बोला जो भी मोशन वाली चीज़ होगी वो पोजेस करेगी कनेटिंग एनर्जी। दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, द एनर्जी प्रोसेस बाय विंड ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने ये कन्वेंशनल में डाल दिया है, एक्चुअली ये होती है देखो सबसे पहले क्या देखो कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी होती है, जो हम यूज़ करेंगे तो यूज़ करते रहेंगे तो वो डिप्लीट हो जाएगा। पर यहाँ पे इन्होंने विंड एनर्जी को भी इसमें दे दिया, बट ये विंड एनर्जी जो है, ये विंड एनर्जी जो है नॉन कन्वेंशनल, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये आप नोट कर लेंगे। मैं जो टेलीग्राम में नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसमें भी ये कन्वेंशनल में ही दिखाया होगा, बट इसको आप वहाँ पे भी करेक्ट कर लेंगे, इसको आप नॉन कन्वेंशनल कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, कनेक्टिंग एनर्जी ऑफ विंड इज यूटिलाइज डूइंग, क्या क्या इसको यूज़ हम करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ करते हैं। से बोट को हम जो हम बोट्स होती हैं उनको चलाने में विंड एनर्जी यूज़ होती है, पंप को लिफ्ट करने में यूज़ होती है। ठीक है, ग्रेन को ग्राइंड करने में यूज़ होती है। ये अब हमने अगर पानी निकालना हो कुएं से, वहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पे ये लार्जेस्ट विंड फार्म इंडिया में कहाँ कहाँ है, सबसे पहला है मुपंडल विंड फार्म, जो मुपंडल विंड से चलता है, ये तमिलनाडु में है, 1500 मेगावाट है। जैसलमेर विंड पार्क है, सुजलॉन एनर्जी ने इसको लिया हुआ है, राजस्थान में है, ये 1275 मेगावाट यूज़ करता है, ये आप देख लेंगे। ये फर्स्ट टू इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखेंगे इसको। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विंड मिल। इट इज़ अ मशीन विच वर्क एनर्जी ऑफ ब्लोइंग एयर विंड, ये भी वही एयर विंड से एनर्जी यूज़ करती है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू लार्ज इलेक्ट्रिक फैन, मतलब इसका स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे लार्ज इलेक्ट्रिक फैन का होता है। एग्जर्ट सम हाइट ऑन अ रिजिड सपोर्ट, मतलब ये कुछ हाइट पे होता है, एक मतलब रिजिड सपोर्ट इसको मिली हुई होती है। अब ये देखो प्रिंसिपल ऑफ विंड मिल क्या, किस प्रिंसिपल पे चलता है। व्हेन a wind blowing wind strike across the blade of windmill, it exert force due to blades of wind will start rotating. The rotational motion of blades drive a large number of machine like water pump, floor mill and electric generator। जैसे ही विंड मिल के ब्लेड पर विंड पड़ेगी तो वो रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो उसमें क्या होगा, मोशन।
मोशन का मतलब कनाइटिक एनर्जी बाद में कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी बाद में इसको हम किसी तरीके से भी यूज़ करते हैं, चाहे वाटर को निकालना हो पंप उससे कुएं से, या फ्लोर मिल चलानी हो, या इलेक्ट्रिक जनरेटर चलाना हो। अब नेक्स्ट डेनमार्क जो है इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड, उसे कंट्री ऑफ विंड कहते हैं। 25% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू अ वास्ट नेटवर्क ऑफ विंड मिल। 25% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है विंड मिल से डेनमार्क में। और इन टर्म्स ऑफ टोटल आउटपुट के टर्म्स में जर्मनी इज़ द लीडर, जर्मनी में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी यूज़ की जाती है, वाइल इंडिया इज़ इन फिफ्थ इन इज़ रैंक्ड फिफ्थ इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी। इंडिया का 5th रैंक है विंड एनर्जी में प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट विंड जनरेटर क्या होता है? विंड मिल यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, विंड टर्बाइन ये भी वही काम करता है, विंड की एनर्जी को यूज़ करके उसको मोशन में कन्वर्ट करके डायनेमो लगे होते हैं, और विंड जनरेटर से मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाती है। और अब विंड एनर्जी फॉर्म करता है, ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए होते हैं। नंबर ऑफ विंड मिल इरेक्टेड ओवर अ लार्ज एरिया, मतलब उसको लार्ज एरिया चाहिए होता है विंड फॉर्म को, तो मतलब एस्टिमेट किया जाता है कि 45,000 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेट कर सकते हैं। इंडिया में विंड पोटेंशियल है 21,264 मेगावाट का बाय द एंड ऑफ जनवरी 2014 में। ये मतलब फुली एक्सप्लॉइट, हम इसको फुली यूज़ कर लेते हैं। द लार्जेस्ट विंड एनर्जी फॉर्म इन इंडिया स्टैब्लिश नियर कन्याकुमारी तमिलनाडु विच कैन जनरेट 380 मेगावाट एनर्जी। फर्स्ट जो विंड एनर्जी लार्जेस्ट विंड एनर्जी फॉर्म इंडिया में था वो कन्याकुमारी में है, और उसको वो 380 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती करती है। एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये नॉन रेकरिंग, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर ली फिर उसके बाद उस पर खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन, ये पोल्यूशन नहीं कॉज करती। फिर नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ हार्नेसिंग विंड एनर्जी क्या है? लिमिटेशन क्या है? इट कैन बी स्टैब्लिश ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर विंड ब्लो एट द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब जहाँ पे विंड पूरे साल चलती हो वहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। विंड स्पीड नेसेसरी सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग अ विंड जनरेटर 15 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या चाहिए होती है एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए? हमें किस स्पीड में विंड चाहिए होती है? 15 किलोमीटर पर आवर। दैट इज़ नॉट ऑलवेज सो, वो हर टाइम तो होती नहीं। विंड एनर्जी फार्म रिक्वायर्स अ क्वाइट लार्ज एरिया ऑफ लैंड नियरली 2 हेक्टर लैंड, मतलब विंड एनर्जी फार्म को चाहिए होती है बहुत लार्ज एरिया चाहिए होता है, 2 हेक्टर का लगभग एरिया चाहिए होता है फॉर 1 मेगावाट जनरेटर, 1 मेगावाट जनरेटर के लिए। द सेटिंग अप ऑफ विंड एनर्जी इस फॉर्म इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होता है एज द ब्लेड एक्सपोज टू वैगरीज नेचर ऑफ लाइक, मतलब जो उसके ब्लेड होते हैं वो एक्सपोज होते हैं रेन सन स्टॉर्म और साइक्लोन से, तो उसको मतलब हाई मेंटेनेंस चाहिए होता है। विंड एनर्जी फॉर्म डिस्टर्ब रेनफॉल पैटर्न, इससे हमारी जो होती है रेन, ये रेन को भी डिस्टर्ब करता है विंड एनर्जी फॉर्म जो है। अब नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें सबसे पहला आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इट इज़ द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन, अब सन से ऑब्टेन करते हैं। इट प्रोवाइड हीट एंड लाइट टू ऑल ऑफ अस, ये हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करती है। ट्रेडिशनल यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी क्या थे? क्लॉथ को सुखाने के लिए, सॉल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए सी से, और रिड्यूसिंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड ग्रेन एंड हार्वेस्टिंग। जब हम देखो जैसे राइस की क्रॉप होती है उसको हम काटते हैं और उसको सुखाने के लिए रखते हैं, तो इस मॉइस्चर उससे निकालने के लिए रखते हैं, वो काम करते थे पहले उससे। प्रेजर्वेशन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल फिश एट्सेट्रा सन ड्राइंग, उनको सुखाने के लिए यूज़ करते थे। एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी क्या है? ये पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती, फिर ये अबंडेंस में है, हमें मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट कैन बी पुट टू प्रैक्टिकल अप्लाइंसिस, इसको हम प्रैक्टिकल अप्लाइंसिस में भी इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेशन इसकी क्या है? एनर्जी रीचिंग द सरफेस इज़ वेरी डिफ्यूज़, मतलब डिफ्यूज़ एनर्जी हम सरफेस पे पहुंचती है, सो डायरेक्टली यूटिलिटी इज़ लिमिटेड,
सो डायरेक्ट यूटिलिटी इसका इस्तेमाल लिमिटेड है। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली अवेलेबल एट ऑल द टाइम, हमें हर टाइम तो ये अवेलेबल होती नहीं, कभी क्लोड्स आ जाते हैं। इट इज़ नॉट अवेलेबल इन नाइट, नाइट में अवेलेबल नहीं होती। इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन क्लोडी डेज। बिल्कुल। अब सोलर एनर्जी डिवाइसेस कौन कौन से हैं? सोलर एनर्जी डिवाइसेस वो कौन कौन से हैं? पहले सब सोलर एनर्जी डिवाइसेस क्या होते हैं? जो हार्नेस करते हैं सन की एनर्जी को, उसको हम सोलर एनर्जी डिवाइसेस बोलते हैं। ये होते हैं सोलर हीटर, सोलर कंसंट्रेटर, सोलर कुकर और सोलर सेल। सोलर हीटिंग डिवाइसेस, a device in which solar energy is collected as a heat energy। सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कलेक्ट करते हैं, उसको वो होते हैं सोलर हीटिंग डिवाइसेस। उसके बाद दीज आर डिज़ाइन इन मैनर दे कलेक्ट एज मच सनलाइट एज पॉसिबल। उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सन की एनर्जी को ले सकें। दे यूज़ फॉलोइंग कंपोनेंट टू वर्क इन एफिशिएंट मैनर। ये फॉलोइंग कंपोनेंट यूज़ करते हैं कि ये अच्छे तरीके से काम कर सकें। सबसे पहले ब्लैक पेंटेड सरफेस। ब्लैक सरफेस ऑब्जर्व मोर हीट एज कम्पेयर टू वाइट और रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस। सो दीज आर यूज्ड इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस। देखो, जो ब्लैक सरफेस होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ऑब्जर्व कर सकती है, तो इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। ग्लास शीट कवर, द ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट kept in over the open end and heating devices allow infrared rays, the visible rays, to enter the device, but it does not allow infrared radiation to move out of the heating devices due to greenhouse effect, and the temperature of heating devices rise appreciably। अब देखो क्या होता है, जो होता है हमारा ग्लास, ग्लास के से हमारी यूवी रेज एंटर हो जाती हैं अंदर, पर वो एंटर तो हो जाती हैं पर वो बाहर नहीं हो पाती, तो मतलब वो अंदर हीट मेंटेन करती हैं यूवी रे, इसलिए हम ग्लास शीट यूज़ करते हैं। इस जैसे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो ऊपर कवर बना के रखती हैं और लाइट को वो अंदर तो आने देती हैं पर अंदर से वो बाहर नहीं जाने देती। अब फॉर एग्जांपल ले लो गाड़ी, अपनी गाड़ी, अब गाड़ी के आप लॉक करके जाते हैं, तो अगर आप उसके अपने पूरे मतलब शीशे उसके बंद किए हों तो वो लाइट अंदर आती है, और जब आप वापस आके खोलते हो तो गाड़ी हीट होती है। क्यों होती है? कि वो उस यूवी रेज अंदर तो आ गई हैं बट ग्लास से वो बाहर नहीं जा पा रही, इसलिए उसको बोलते हैं, ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर क्या, इन ऑर्डर टू फर्दर इंक्रीज एफिशिएंसी सोलर हीटिंग, अ प्लेन मिरर और रिफ्लेक्टर इज टू अटैच, इट इज यूज टू इंक्रीज एरिया ओवर विच द सोलर एनर्जी इज collected, so more rays once they enter into heating devices। spherical reflector like concave reflector and parabolic reflector are used where temperature is reflector। देखो सोलर हीटिंग डिवाइसेस पे रिफ्लेक्टर एक लगा देते हैं, वो क्या करता है, वो सोलर एनर्जी को लेता है और बेचता है अंदर। मतलब एक तो सीधे भी खुद भी आ रही होती है उस डिवाइस के अंदर, और एक रिफ्लेक्टर भी खुद भी बेचता है। उससे क्या होता है कि अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट मेंटेन हो सकती है, और मतलब हमारा एफिशिएंटली वर्क कर सकता है सोलर हीटिंग डिवाइस। ये जो स्फेरिकल रिफ्लेक्टर होता है ये कनकेव होता है, और पहला ये कनकेव रिफ्लेक्टर होते हैं या पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होते हैं। सोलर कॉन्सेंट्रेटर, some of the solar energy devices designed to concentrate energy from the sun over a large area into a small area। सोलर कॉन्सेंट्रेटर क्या होते हैं? सोलर कॉन्सेंट्रेटर एनर्जी लेते हैं और वो एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करते हैं, मतलब स्मॉल एरिया पे फोकस करते हैं। ये लार्ज एरिया, खुद ही इनका लार्ज एरिया होता है, पर वहाँ से एनर्जी कलेक्ट करते हैं लार्ज एरिया में, और कहाँ पे छोड़ते हैं? स्मॉल एरिया में। दीज आर सोलर हीटिंग डिवाइसेस सच एज सोलर कॉन्सेंट्रेटर, देर आर मोस्टली यूज इन स्फेरिकल रिफ्लेक्टर। उसमें क्या होते थे? कनकेव और पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होते थे, ये स्फेरिकल रिफ्लेक्टर होते हैं। ठीक है। फिर सोलर पावर प्लांट, इट इज़ अ टाइप ऑफ सोलर concentrator which is used to generate electricity। The solar energy reflected the solar concentrator is first used heat water in a boiler। the steam thus produce rotate the turbine of a generator। इसमें क्या होता है, सोलर कॉन्सेंट्रेटर लगे होते हैं बड़े बड़े, और वो क्या करते हैं, उस पे जो होता है सोलर पावर प्लांट होता है, वहाँ पे क्या होता है, बॉयलर लगे होते हैं, और वो सारी हीट बॉयलर में यूज़ होती है, और वहाँ से स्टीम प्रोड्यूस होती है। स्टीम से हम टरबाइन चलाते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। अब सोलर कुकर, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कुक फूड। आपको पता ही है, इंसुलेटेड मेटल बॉक्स होता है या वुड बॉक्स होता है, इसमें भी रिफ्लेक्टर लगा होता है, प्लेन मिरर। अब इसकी वर्किंग देख लो, यहाँ ये होता है सन होता है, यहाँ से लाइट आ रही होती है, ये रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर से
अंदर चली जाती है लाइट, और ये इनर मेटल बॉक्स होता है, और कंटेनर हैविंग फूड टू बी कुक्ड, यहाँ पे अंदर एक कंटेनर होता है, यहाँ पे खाना रख देते हैं और ये खाना बन जाता है। वही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसमें भी, जैसा कि मैं आपको बताया। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एडवांटेजेस क्या हैं? फ्यूल को सेव करता है, ये एयर पोल्यूशन काज नहीं करता। फिर फूड कुक स्लोली इन दिस सोलर कुकर, फूड स्लोली कुक होता है, क्योंकि जो मतलब द न्यूट्रिएंट डू नॉट गेट डिस्ट्रॉय, इसमें न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय नहीं होते, जितना स्लोली कुक होगा न्यूट्रिएंट उतने रहेंगे अच्छे। इट कैन कुक 4 फूड आइटम एट अ टाइम बना सकता है। अब लिमिटेशन क्या है? क्लोडी डेज में नहीं यूज़ कर सकते, नाइट में नहीं यूज़ कर सकते, ये चपाती नहीं बना सकता। द डायरेक्शन ऑफ सोलर कुकर हैज चेंज, उसको टाइम टू टाइम हमें उसकी डायरेक्शन चेंज करनी होती है। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट। द हीट रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ absorbed by certain gases like carbon dioxide, water vapor, methane, etc. These gases are greenhouse gases, and the phenomena is known as greenhouse effect and responsible for heating up the atmosphere. अब देखो, जैसे ये हमारी, ये लगा लो ये हमारी अर्थ होगी, और ये ऊपर ग्रीन हाउस गैसेज है। अब यहाँ से सन रेज आ रही हैं, ये ग्राउंड पे आ रही हैं, ग्राउंड से जब ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये इसको दोबारा नीचे भेज देती हैं। इससे क्या होता है? हमारी हीट अर्थ पे मेंटेन रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, सोलर सेल। सोलर सेल ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये मतलब दीज सेल आर फ्रॉम सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम। सोलर सेल आर नोन एज फोटोवोल्टिक सेल भी इन्हें कहते हैं। द मॉडर्न सोलर सेल मेड ऑफ सेलेनियम से बने होते हैं, उनकी एफिशिएंसी 25% होती है। द प्रिंसिपल ऑफ एडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल हैव नो मूविंग, इनमें मूविंग पार्ट नहीं होता, रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस चाहिए होती है। अनदर एडवांटेज, दे कैन बी सेट अप इन रिमोट एंड inaccessible places where power transmission is expensive। ये हम रिमोट एरिया में लगा सकते हैं जहाँ पर पावर ट्रांसमिशन वो होती है, एक्सपेंसिव होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन आप देख लेते हैं। टू मेक अ सोलर सेल थिन लेयर, जिसको वेफर्स बोलते हैं, सेमीकंडक्टर हैविंग इम्प्योरिटीज आर अरेंज इन सच अ मैनर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द टू रीजन्स ऑफ सेमीकंडक्टर व्हेन लाइट फॉल्स इन इट। देखो जैसे ये होते हैं हमारे सोलर पैनल होते हैं, इसमें ये सिलिकॉन के बीच में सेल होते हैं, इस पे लाइट पड़ती है, ये लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इसका यही है वो। अब आगे देखते हैं क्या। टिपिकल सोलर सेल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के होते हैं, प्योर सिलिकॉन के होते हैं, 0.7 वाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं एक सेल। द पोटेंशियल इसका होता है 0.5 to 1 वोल्ट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। सिलिकॉन इज द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल मैन्युफैक्चर के लिए होते हैं, एडवांटेज के एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, और अबंडेंस में अवेलेबल होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन मेकिंग सोलर सेल इज लिमिटेड। स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन सेल जो होते हैं ये लिमिटेड हैं, इसका यही मतलब है। यूज़ ऑफ सोलर सेल, इसका यूज़ क्या होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट में यूज़ करते हैं, या स्पेस प्रोब में यूज़ करते हैं, ये स्ट्रीट लाइटिंग में यूज़ होता है, ट्रैफिक सिग्नल में यूज़ होता है, वाटर पंप में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लाइट हाउस जो होते हैं सी में होते हैं, उनको प्रोवाइड रेडियो टीवी ट्रांसमिशन रिमोट एरियाज। दीज आर यूज टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज एंड कैलकुलेटर्स। Solar panel, when solar cell are arranged side by side connecting each other in such a way, total potential difference, total capacity provide electric current it much increased, then this arrangement is called solar panel. It provide much higher power from many practical uses. The largest solar furnace कहाँ पे है? फ्रांस में है। तो द इंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सोलर पैनल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसका बहुत एक्सपेंसिव होता है, जो बिकॉज सिल्वर इज़ यूज फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ सेल इन पैनल। अब ये जो पैनल में ये ऐसे ऐसे सेल लगे होते हैं, इनको बीच में जो कनेक्ट करने के लिए हमें बीच में इनको कनेक्ट कौन करता है? सिल्वर। सिल्वर से ये सेल कनेक्ट होते हैं, इसलिए बहुत एक्सपेंसिव होता है। एनर्जी फ्रॉम द सी, टाइडल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून on sea water, water surfaces rises and fall। जब मून के साथ सी वाटर का अट्रैक्शन होता है और वाटर राइज करता है
या फॉल करता है। द वेव आर फॉर्म्ड, द वेव फॉर्म होती हैं, द वेव आर कॉल्ड टाइडल वेव, उसको टाइडल वेव कहते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर टाइड इज नोन एज टाइडल एनर्जी। अब राइज या फॉल से जो टाइडल वाटर टाइड्स की एनर्जी से हमें मिलती है वो हम कहते हैं उसको टाइडल एनर्जी। द राइज ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑन द मून इज कॉल्ड हाई टाइड। जो वाटर राइज होता है ग्रेविटेशनल पुल, मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, उसको बोलते हैं हाई टाइड। वेयर एज द फॉल ऑफ द वाटर इज कॉल्ड लो टाइड। जब वाटर डिक्रीज होता है तब उसको लो टाइड बोलते हैं। द टाइड वेव्स इन द सी बिल्ड अप, सीड राइज एंड फॉल ट्वाइस अ डे। पूरे दिन में वाटर राइज और फॉल 2 बार होता है। enormous movement of water between high tides and low tide provide a very large source of energy. The coastal area of the world, the tidal energy can be harnessed constructing tidal barrage, tidal dam across the narrow opening of the sea। हम क्या कर देते हैं कि सी के उस पे हम टाइडल डैम बना देते हैं। जब वाटर जैसे यहाँ पे देख रहे हो, इसमें ये हाई टाइड आई हुई है, ये वाटर हाई टाइड आई और यहाँ पे हमने टरबाइन लगाई हुई है, यहाँ से पानी जा रहा है, हाई टाइड पानी जा रहा है, तो ये यहाँ से टरबाइन चल रही है और ये हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पे देखो ये हाई टाइड है और दूसरी साइड इसके लो टाइड होगी। ठीक है, अब नीचे ये देखो क्या लिखा हुआ है, एट हाई टाइड वाटर फ्लो फ्रॉम सी टू रिजर्वायर एंड टर्न द टरबाइन। हाई टाइड के टाइम क्या होगा, वाटर सी से रिजर्वायर में फ्लो करेगा और टरबाइन रन करेगी। ठीक है, देखो पहले वाटर यहाँ पे था, अब सेकंड में देखो एट लो टाइड यह ये वाली ये फिगर देखो, एट लो टाइड वाटर फ्लो आउट फ्रॉम रिजर्वायर इनटू सी। अब रिजर्वायर से सी में जा रहा है, एक में रिजर्वायर से सी में जा रहा है और एक से सी से रिजर्वायर में आ रहा है। हाई टाइड के टाइम सी से रिजर्वायर में आ रहा है और लो टाइम के टाइम रिजर्वायर से सी में जा रहा है। ठीक है, अब देख सकते हैं, ये देखो ये सी था, सी से रिजर्वायर में जा रहा है हाई टाइड के टाइम, सी से रिजर्वायर जा रहा है हाई टाइड के टाइम, और ये रिजर्वायर से सी में जा रहा है लो टाइड के टाइम। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ टाइडल एनर्जी का, द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यूरिंग टाइड इज नॉट इनफ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये इतनी पावर नहीं होती इस वाटर में कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके लार्ज स्केल में। दीज आर वेरी फ्यू प्लेसेस सूटेबल बिल्डिंग डैम। ये कुछ ही जगह जहाँ पे हम डैम बना सकते हैं। दैट्स वाई टाइडल एनर्जी इज नॉट लाइकली टू बी अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए वजह से ये टाइडल एनर्जी हमारी अच्छा सोर्स नहीं है उसका सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। वेव एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू ब्लोइंग ऑफ विंड ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन। ओशियन की सरफेस पे जब विंड ब्लो करती है, वेरी फास्ट सी वेव्स आर जनरेटेड, सी वेव जनरेट होती है विच हैव अ लॉट ऑफ कनाइटिक एनर्जी। देखो मोशन हो गया, कनाइटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दिस एनर्जी हेल्प वेरियस डिवाइसेस कैन बी यूज टू रोटेट द टर्बाइन ऑफ जनरेटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। वे भी वही प्रोसेस है, इससे भी ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होती है, द वाटर of the surface of the sea of ocean is heated by the sun while the water in the deeper is connection is relative cold। अब देखो सन की रोशनी पड़ती है, ओशन की सरफेस का वाटर गर्म हो जाता है और नीचे ठंडा होता है ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट। उसकी वजह से क्या होता है, ओशन थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द डिफरेंस इन टेम्परेचर एक्सप्लाइटेड टू obtain एनर्जी, उसकी वजह से हम ओशन एनर्जी। अब जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है, द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द, जो हीट प्रोड्यूस होती है इंटीरियर ऑफ द इंटीरियर अर्थ के इंटीरियर के अंदर, हम उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। द अब फिर उसके बाद होती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कंटेन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। जो एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर होती है
उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इट रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान इसको रिलीज किया जाता है। और ये न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरीके से होती है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस स्प्लिट करता है टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई में, स्प्लिट होता है टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई में विद एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो न्यूक्लियर स्प्लिट होता है टू और मोर न्यूक्लियाई में। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, टू और मोर जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं ये फ्यूज होते के एक न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। इसमें क्या होती है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या था, एक से दो न्यूक्लियाई बनते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या, दो न्यूक्लियाई से एक न्यूक्लियस बनता है। इस दोनों में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। अब प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रिंसिपल क्या है, आप ये देखिए। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। फ्यूजन मतलब एक से दो बनते हैं न्यूक्लियाई, प्रोड्यूसिंग स्टीम। देखो न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं, इससे हीट निकलती है। हीट को फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, टरबाइन चलती है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर, हेयर कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजनेबल फ्यूल यूरेनियम, तो यहाँ पे यूरेनियम 235 की हमें यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। यहाँ पे हीट एक्सचेंजर क्या होता है, द रिएक्टर कनेक्टेड टू ए हीट एक्सचेंजर, here the heat produced and in the reactor transferred by water by circulating the coolant through cooled pipe, the water get converted into steam, the coolant pump back into the reactor। यहाँ पे हीट एक्सचेंज होती है और वो वाटर को गर्म करती है और उसको कूलेंट में भेजती है। और पहले तो टरबाइन लगी होती है, टरबाइन को टरबाइन से जब पानी निकलता है फिर वो वापस कूलेंट में जाता है, वो ठंडा होकर फिर वापस दोबारा से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर होती है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन क्या होती है, द स्टीम जनरेटेड बाय हीट एक्सचेंजर इज यूज टू रन दी स्टीम टरबाइन। वही मैंने बताया कि जो हीट से उसमें स्टीम निकलेगी उससे टरबाइन चलेगी, टरबाइन के आगे जनरेटर लगा होता है, उसके साथ डायनेमो लगा होता है, शाफ्ट। तो जब जनरेटर चलता है डायनेमो मूव करता है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू गाइस। आज हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हुआ, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब और आप शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी उनसे उनकी भी हेल्प हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू गाइस। और हाँ, इसके मैं नोट्स टेलीग्राम चैनल पे लिंक सेंड अपलोड कर दूंगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।